बंगाल का चुनावी रण चल रहा है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की सीनियर लीडर स्मृति ईरानी जी। इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ग्राउंड पे लगातार आप काम कर रही हैं पिछले कई दिनों से। इस इलेक्शन में आपका जो अपना टेक अवे जो सेंस है वो क्या दिख रहा है, ग्राउंड क्या कह रहा है? मुझे लगता है कि आप अगर तृणमूल का रवैया देखें उसी से आपको आभास हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त बीजेपी के संघर्षों की वजह से जो समाधान बीजेपी प्रस्तुत कर सकती है, बीजेपी का जो नेतृत्व है उसकी वजह से कितना बड़ा एक परिवर्तन हम ग्राउंड पर देख रहे हैं। उसका पहला उदाहरण यह है कि जब जब हम पश्चिम बंगाल के विकास के मुद्दों पर चर्चा लाने का प्रयास करते हैं तो ममता बंदोपाध्याय न सिर्फ माछ मछली की बात करती हैं, झाल मुड़ी की बात करती हैं, मुख्य मुद्दों पर कभी वो परिचर्चा या कोई डिबेट या डिलिब्रेशन नहीं करती। एक मुख्यमंत्री जिसका एक विस्तार से कार्यकाल रहा हो, निश्चित रूप से उनकी कोई ना कोई तो स्पेसिफिक उपलब्धियां होंगी, विशेषतः प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर। लेकिन आपने कभी भी मुख्यमंत्री को अर्थव्यवस्था के प्रादेशिक विषयों पर परिचर्चा करते शायद नहीं देखा होगा सार्वजनिक किसी भी सभा में। दूसरा मुद्दा है कि समाज एक अपेक्षा रखता है किसी भी सरकार से कि सरकार का तंत्र समाज में जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनके संरक्षण के लिए सरकार अपने तंत्र का इस्तेमाल करेगी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो आप खुद रिपोर्ट करते हैं, तो ये भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे ममता बंदोपाध्याय कहीं भी अपना वक्तव्य रखती हैं। इस पूरे कैंपेन में जब जब हमने विषय उठाए, उदाहरण एक और 2014 से लेकर 2026 तक केंद्र की सरकार से टैक्स डेवल्यूशन हो, ग्रांट्स इन एड हो, अथवा जो 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, उसका कुल अगर आप मिला लें संख्या तो लगभग 10,60,000 करोड़ रुपए अब तक बंगाल आ चुका है। उस पैसे का हिसाब जब जब मांगा जाता है कि आपने सरकारी व्यवस्था में वो पैसा किस प्रकार से बंगाल की उन्नति के लिए इस्तेमाल किया, वो डिबेट वो कभी नहीं करते। लॉ एंड ऑर्डर का जब सवाल उठता है तो आपने स्वयं इसको रिपोर्ट भी किया, जैसे कि मैंने कहा, मालदा में जजेस का हॉस्टेज होना, देश के किसी भी भूभाग में ऐसा चित्र आपने कभी नहीं देखा होगा। उस मुद्दे पर भी तृणमूल कांग्रेस मौन रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका मौन रहना इन मुख्य मुद्दों पर जिस पे राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, अपनी प्रशंसा करवाते हैं अथवा प्रमाण देते हैं कि उनके पास जब सत्ता है या थी तब उन्होंने उनकी क्या उपलब्धियां रही, ये जो आप गैप देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा संकेत है बंगाल में चर्न का। और देवेंद्र जी, पश्चिम बंगाल के बारे में जब भी हमारे देश में चर्चा होती है तो लोग बीजेपी को मुख्य फैक्टर पॉलिटिकली कभी नहीं मानते। लोग हमेशा कहते हैं नहीं जी, वामपंथ का यहाँ पे बहुत बड़ा चाप होगा, या कांग्रेस का यहाँ पर एक आधार रहा है। आपने इस चुनाव में खुद कवरेज में देखा होगा जब आप लोगों से मिलते होंगे कि ये फाइट सीधा टीएमसी और बीजेपी के बीच की फाइट है। वामपंथ कहीं फिगर नहीं हो रहा, कांग्रेस कहीं फिगर नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी का इतना तेजी से उभरना और सीधा सीधा तृणमूल को टक्कर देना, आपको बंगाल का जो राजनीतिक संकेत है वो इसी से समझ आ रहा होगा। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी आपने बहुत कैंपेन किया था, पार्टी बहुत शिद्दत से लड़ी थी। उस चुनाव से इस बार के विधानसभा चुनाव की तुलना कर रहे हैं तो इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है इस बार? गृह मंत्री जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहले फेज के बाद और जो आंकड़े उन्होंने हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किए, किस प्रकार से जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इलेक्शन कमीशन का तंत्र है, और गृह मंत्री जी ने पुलिस की भी उसमें सराहना की कि एक ऐसा तंत्र गठित किया गया पश्चिम बंगाल में कि लोग निर्भीक होकर अपना वोट दे सकें। हिंसा की वारदातें घटी और बहुत बड़े स्तर पर घटी। तो जिस प्रकार से आपने रिकॉर्ड टर्नआउट देखा है वोटर का, वो अपने आप में मुझे लगता है बंगाल के इस चुनाव का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल फैक्टर रहा है। मैम, जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर जैसा राज्य जो कि आतंकवाद से ग्रस्त रहा है, वहाँ पर हिंसा की एक भी घटना नहीं, शांतिपूर्वक रिकॉर्ड मतदान हुआ। बंगाल में तब भी हिंसा हुई थी। ऐसा क्या हो जाता है कि यहाँ के चुनाव में हिंसा इतना ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर रहता है? और क्या इस बार जब आप लोगों के बीच लगातार काम कर रही हैं तो लग रहा है कि वो भय कम हुआ है, खत्म हुआ है? मैं अभिनंदन देना चाहूँगी इलेक्शन कमीशन का। देखिए, जब मालदा में जजेस हॉस्टेज लिए गए, कोई भी ये शायद अपेक्षा करता कि कहीं ना कहीं एक डर का माहौल छाएगा। जिस प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उस वक्त मुस्तैदी से काम किया, जजेस का संरक्षण किया और जनता का एक बार फिर विश्वास स्थापित किया
कि जब पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं, जब इलेक्शन कमीशन एक इलेक्शन कंडक्ट कराता है, तो उनमें इतनी क्षमता है, हमारे संवैधानिक व्यवस्था में इतनी क्षमता है कि बिना किसी वायलेंस के ये व्यवस्था हम लोग सुचारू रूप से यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपने सत्य कहा कि हमने जम्मू कश्मीर में भी हालात देखे, और कहीं ना कहीं आपको एक नागरिक के नाते इस बात का अभिनंदन गृह मंत्री को देना चाहिए कि चाहे धारा 370 के बाद हटने के बाद जम्मू कश्मीर के जो हालात रहे, एक भय का माहौल बनाया गया कि अब वारदातें बढ़ जाएंगी, लेकिन जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हमने देखा विकास के कार्य को होना, जिस प्रकार से हमने देखा कि ऐसा माहौल बनना कि लोग डेमोक्रेसी को प्रफुल्लित कर रहे हैं, मुझे लगता है गृह मंत्रालय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और श्रेय गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से देना चाहिए। हम कुछ राज्य हैं जहां पर दूसरे अपोजिशन के दलों की सरकार है, उनके साथ भी केंद्र सरकार या बीजेपी और उन दलों की बात कर लें तो एक राजनीतिक लड़ाई चलती है। पश्चिम बंगाल वाली लड़ाई एकदम से लगता है कि नेक्स्ट लेवल है तीखापन के मामले में, और बहुत विचित्र विचित्र के स्टेटमेंट, जैसे अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री जी के लिए जो कहा, पिता तक पे पहुंच जाना कि वो अपने बाप के बेटे हो, ये इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? देखिए, आप अगर गली के गुंडे को एक उपाधि दे देंगे तो उसका स्वभाव तो नहीं बदलेगा। मेरा ये मानना है गृह मंत्री ने जिस शालीनता से उस प्रश्न का उत्तर दिया, इसलिए वो अमित शाह हैं। ये भी आपको याद करना होगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधान सेवक बने तो उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उल्लेख किया था कि राष्ट्र की उन्नति के लिए ज़रूरी है कि हमारी राजनीतिक दूरियां अथवा राजनीतिक आइडियोलॉजी चाहे कितनी भी भिन्न हो, राष्ट्र के उत्थान के लिए हम सबको एक स्वर में बोलना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये पूरा मॉडल मुख्यमंत्री जब वो गुजरात के रहे, उनके उस कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की एक उपलब्धि थी। उन्होंने देखा था कि कैसे एक राज्य, गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे, कैसा एक राज्य यूपीए के कार्यकाल में दूरियों की वजह से, खटास की वजह से, मनमुटाव की वजह से, और जिस प्रकार से यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने जिस प्रकार से प्रहार किया गुजरात के न सिर्फ हमारे नेतृत्व पर बल्कि गुजरात की उपलब्धि ना हो, इसके लिए यूपीए की सरकार ने भरसक प्रयास किए। तो चूंकि प्रधानमंत्री स्वयं इससे गुजर चुके थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री के नाते ये हम सबके सामने कहा कि अगर देश की उन्नति हमें चाहिए तो हम इलेक्शन में लड़ें जितना हमको लड़ना है, वोटर के ऊपर हम लोग निर्भर हों कि वोटर एक बार दायित्व का निर्वहन का मौका दे, लेकिन एक बार वोट पड़ गया उसके बाद अपनी राजनीति छोड़ राष्ट्र की उन्नति, प्रदेश की उन्नति पे हमें ध्यान देना चाहिए। दुख की बात है कि ये मंशा अथवा ये दृष्टिकोण टीएमसी का नहीं है। एक बहुत ही हाल फिलहाल का उदाहरण है महिला आरक्षण का बिल और प्रधानमंत्री की अपील कि अगर हम वाकई में चाहते हैं कि राष्ट्र में हम महिलाओं को पॉलिटिकल इक्विटी दें, तो क्यों ना अगले लोकसभा चुनाव में इसको हम लोग पारित करके इसको एक व्यवस्था हम लोग दे दें देश को। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया महिला है और प्रधानमंत्री ने आपने प्रत्यक्ष देखा, ये कहा कि भाई आपको क्रेडिट लेना है ले लीजिए, दिक्कत नहीं है, बस देश की महिला को अधिकार दिला दीजिए। तृणमूल ने नहीं दिया वो अधिकार, तृणमूल ने वो समर्थन नहीं दिया जिसकी अपेक्षा राष्ट्र की महिलाओं को थी कि एक महिला मुखिया है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के इस निवेदन को स्वीकारा जाएगा। ममता बनर्जी का जो सबसे बड़ा आरोप बीजेपी के खिलाफ, जो नैरेटिव वो चलाने की कोशिश कर रही है कि वो बंगाल के कल्चर को बीजेपी वाले लोग नहीं जानते, उसको खत्म कर देंगे। बंगाल का कल्चर राष्ट्र के कल्चर से कैसे भिन्न है? बंगाल का क्या कल्चर है? बंगाल का कल्चर, अभया जैसी एक लड़की, उसका बलात्कार हुआ आरजीकर के केस में जो घटना आपने देखी है, वो बंगाल का कल्चर नहीं है। बंगाल का कल्चर जजेस को बंदी बनाना नहीं है। बंगाल का कल्चर कट मनी लेना नहीं है। बंगाल का कल्चर मनरेगा में 25 लाख फेक जॉब कार्ड्स बनाना तृणमूल के गुंडों द्वारा, वो बंगाल का कल्चर नहीं है। बंगाल का कल्चर आम्फान में जो व्यवस्था केंद्र की सरकार गरीब के लिए दे रही है, वो व्यवस्था टीएमसी के गुंडे खा जाएं, ये बंगाल का कल्चर नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ममता बंदोपाध्याय के पास जेन्युइनली पॉलिटिकल कहीं भी अर्थव्यवस्था में उनकी ओर से क्या गवर्नेंस का योगदान रहा है, उसका प्रमाण नहीं है। प्रमाण ये है इनफैक्ट कि 6000 से ज़्यादा कंपनीज बंद हुई है, बंगाल से बाहर गई हैं। प्रमाण ये है इनफैक्ट 40 लाख जो बंगाल की युवा पीढ़ी है या बंगाल के जो लोग हैं वो प्रदेश से बाहर नौकरी कर रहे हैं, वहाँ मौके तलाश रहे हैं। पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाई
वहाँ ममता बनर्जी को लगा कि वो नाटक है। पीएम मोदी अगर तो ममता बंदोपाध्याय जब सड़क के किनारे चाय बनाती है वो नाटक है क्या? मैं उसी सवाल करूँ कि फिर जब नौका विहार करते मतलब हैं तो उसको बोलती है यमुना की बात। आदमी शांति से झालमुड़ी भी ना खाए ये क्या है? मैं कह रही हूँ ना, पीएम झालमुड़ी खा रहे हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है वो मुद्दों पर केंद्रित राजनीति कर रहे हैं कि भाई आप बताइए, आपकी जिम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करना, आपने क्यों नहीं किया? आपने कभी भी पीएम को अपनी राजनीति डाइल्यूट करते नहीं देखा होगा, बड़ी जिम्मेदारी से अपना वक्तव्य देते हैं। उसका मतलब इंसान खाए भी ना, अगर इंसान का मन करे कि आप नौका विहार करें, वो ना करे। क्यों? क्योंकि ममता बंदोपाध्याय से पहले परमिशन स्लिप लेनी पड़ेगी। एक स्वतंत्र राष्ट्र का प्रधानमंत्री अपने देश में झालमुड़ी नहीं खा सकता। बचकाना नहीं लगता आपको ये? आपके व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से मैं पूछूं, क्योंकि आप न जाने कितने लैंग्वेज जानती हैं, बंगाली, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी लैंग्वेज। उस कंडीशन में इस चुनाव को वो बंगाली वर्सेस बाहरी, सारे नेता, उनमें से कितने ऐसे हैं जिनका सरनेम पांडे है? कितने नेता ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य राज्यों से हैं? क्या मैं अपने देश में लोगों को भाषा और राज्य के हिसाब से बांटने लगूं, फिर मैं कहां अपनी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दूंगी? प्रधानमंत्री ने कभी ये बोला है? गृह मंत्री ने कभी ये बोला है? नहीं। हम सब कहते हैं राष्ट्र एक है। राष्ट्र में हम अगर संवैधानिक हमारी जिम्मेदारी है तो कहीं ना कहीं हमारा अधिकार भी है कि हम राष्ट्र के किसी भी भूभाग में जा सकते हैं, कोई भी राष्ट्रीय भाषा बोल सकते हैं, झालमुड़ी भी खा सकते हैं। दिक्कत क्या है? देश हमारा है भाई। ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग जिस प्रकार से ग्राउंड पे कैंपेन कर रहे हैं बारी वर्सेस बंगाली का, जब आप लोग ग्राउंड पे जाते हैं, क्या आपको लगता है कि वो कोई फैक्टर है? लोगों को भी मालूम है कि मुद्दे में दम नहीं है ममता बंदोपाध्याय के। उनके सम्मुख भी जब मैं विशेषता, मैं दूसरों का नहीं बोल रही, अपना उदाहरण दे रही हूँ, जब मैं ये विषय रखती हूँ कि भाई 10 लाख करोड़ रुपया मालूम है आया था बंगाल के लिए, लोग स्तब्ध हो जाते हैं कि अगर इतना रुपया जनता के कामों में लगाया जाता तो बंगाल की आज इतनी चुनौतियां नहीं होती। एक ट्रम्प कार्ड कहा जाता है ममता बनर्जी जी के लिए कि लक्ष्मी भंडार के तहत जो धनराशि दी जाती है, इसके चलते महिला वोटर्स उनके साथ बहुत ज़्यादा हैं। ग्राउंड पे उसका कैसा असर देख रही है? ग्राउंड पे हमने जो महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपये देने का संकल्प लिया है, उसका जोशो खरोश से न सिर्फ महिला बल्कि परिवार सहित समाज उसका स्वागत कर रहा है। तो ग्राउंड पे फैक्चुअली मैंने जब ये अपने संकल्प पत्र के कुछ मुद्दों को प्रस्तुत किया, और उसमें विशेषता जब हम कहते हैं कि गर्भवती महिला के 21,000 रुपये हम सुनिश्चित कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे, और सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करना, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भाए हैं। चाहे अर्जीकर का मामला हो या संदेश खाली का मामला हो, क्या जब आप महिला वोटर्स के बीच में जाती हैं, आपको लगता है कि यहाँ की महिलाओं की जनमानस में जो हो रहा है? ग्रामीण अंचल में, और अभया का जो केस था उसकी डिटेल्स तक, माँ का क्या हाल किया गया, माता पिता का क्या हाल किया गया, वो गांव-गांव में लोग जानते हैं। तो तृणमूल कांग्रेस इस भ्रम में ना रहे कि संदेश खाली हो या आरजीकर की घटना हो। ग्रामीण अंचल के गरीब व्यक्ति तक संदेश है कि महिला का ये हाल हुआ है पश्चिम बंगाल में। क्या इस चुनाव में मैम जब आप ट्रैवल कर रही हैं तो नॉर्थ बंगाल वर्सेस साउथ बंगाल, पुरुष, महिला, यूथ, बुजुर्ग, ग्रामीण, देखिए, विश्लेषण के लिए जब आप स्टूडियोज में बैठ के चर्चा करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आप एक चुनाव को डिटेल में ब्रेक डाउन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए जब आप किसी क्षेत्र में जाते हैं तो आप उस डिवीजन से कभी नहीं बोलते। आप अपने संकल्प पत्र और अपने राजनीतिक अनुभव और अपने नेतृत्व की क्षमता को वहां पर प्रस्तुत करते हैं। हमारा नेतृत्व ऐसा है कि अगर आप महिला की बात करें, और मैंने दिल्ली की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बार कहा था कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ पॉलिटिकल ऐसा रहा है कि जब वो मुख्यमंत्री थे और अब जब प्रधानमंत्री हैं, महिला वोटर्स की संख्या उनके समर्थन में बढ़ती ही गई है लगातार। युवा वर्ग भी आज अगर आप देखें तो युवा वर्ग में भी, झालमुड़ी का ही आप उदाहरण देख लीजिए, डिजिटली कितना वायरल हुआ है। और हम अगर कहते हैं कि मुख्यतः डिजिटल ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल युवा वर्ग करता है, तो युवा वर्ग ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितनी रुचि ली है, उसका जीता जागता प्रमाण हाल फिलहाल का ये एक वाक्य ही देता है आपको। घुसपैठिया बांग्लादेश के लोग यहाँ पे आए हुए, कितना बड़ा फैक्टर इस चुनाव में नजर आ रहा है? निश्चित रूप से है। जो भारतीय चाहते हैं
कि किसी भी भारतीय के अधिकार का हनन ना हो। जो टैक्स पेयर चाहते हैं कि हम बड़ी मेहनत मशक्क़त से टैक्स भरते हैं, इसलिए नहीं कि किसी बाहरी को, जो इलीगल इमिग्रेंट हो, जो घुसपैठी हो, उसका उन्नयन हो। हम चाहते हैं कि भाई अपना जो नागरिक ऐसा है जिसके पास आर्थिक क्षमता नहीं है, सरकार उसकी क्षमता की वृद्धि के लिए टैक्स पेयर का पैसा लगाए। तो ये निश्चित रूप से टैक्स पेयर्स के माध्यम में हिंदुस्तानी, जो आम साधारण हिंदुस्तानी है, वो आज प्रश्न करता है ऑपोजिशन से कि अगर इलेक्शन कमीशन संरक्षित करना चाहता है भारतीय वोटर को, तो क्यों ऑपोजिशन पार्टी और विशेषतः तृणमूल जैसी पार्टियां इलीगल इमिग्रेंट्स, घुसपैठियों के पक्ष में खड़े होते हैं। मैम, क्योंकि आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी रही हैं और बहुत सारे काम आपने उनके डेवलपमेंट के लिए किए थे। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में अगर देखें तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी वोट बैंक को कहा जाता है, टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत की 27 से 30% वोट से वो स्टार्ट ही करते हैं अपना। किस रूप में देखते हैं मुस्लिम फैक्टर को आप? नरेंद्र मोदी ने जो नेतृत्व 2014 से बतौर प्रधानमंत्री दिया है, मैंने पहले भी कहा है, कभी भी ये नहीं कहा कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना होती है तो एक विशेष समुदाय को दो, दूसरे समुदाय को ना दो। घर हर समुदाय, हर राज्य, हर गरीब परिवार के लिए बनाए गए। नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि हम अन्न योजना करते हैं ताकि 80 करोड़ हिंदुस्तानियों तक मुफ्त का अनाज पहुंचे, तब उन्होंने भेदभाव कभी नहीं किया। उन्होंने व्यवस्था ऐसी दी कि हर भारतीय जिसकी ज़रूरत है, जो गरीब है, उसका संरक्षण हो, उसके कहीं ना कहीं उसकी क्षमता में इजाफा हो। तो मेरा ये मानना है मुस्लिम समाज में भी कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि विकास हर खेमे तक पहुंचे, और ऐसे लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। पहले फेज में मैम जिस प्रकार से रिकॉर्ड वोटिंग हुई, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, वो मैसेज क्या है आप लोग अपने लिए, कि उस मैसेज को कैसे देख रहे हैं? कि आपको लग रहा है कि जो वोटर्स पहले डरते थे कि बीजेपी के पक्ष में वोट करने में, कहीं बाद में हमारे साथ वायलेंस ना हो जाए, वोट भय खत्म हो गया? मुझे लगता है कि आपका ये प्रश्न करना अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है टीएमसी के गुंडा राज का, कि आप जैसा एक वरिष्ठ पत्रकार मुझसे इस बात का सर्टिफिकेशन ले रहा है कि भय नहीं है ना। अब वो अपने आप में प्रमाण है कि आपने प्रत्यक्ष रूप से, नॉर्मली क्या होता है कि एक नेता अथवा एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जब आपके जैसे किसी जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू करता है तो लोग कहते हैं भाई इनका अपना एक सोच है, क्योंकि इनकी अपनी राजनीति। एक पत्रकार आज मुझसे इस बात का सर्टिफिकेशन चाह रहा है कि भय थोड़ा कम हुआ ना, तो पत्रकार का वो सवाल ही टीएमसी के कुशासन का प्रमाण है। वो तो बहुत बहुतायत में मिलता है। कल भी लोग मिल रहे थे जो इस बात को बता रहे थे कि कैसे हमें डर रहता है अपने मन माफिक वोट करने को। सवाल ये, क्या आपको लगता है कि वो चीज़ें खत्म हो गई हैं, इस बार के चुनाव में वो फैक्टर नहीं है? मुझे लगता है गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निश्चित रूप से न सिर्फ आंकड़े जो रखे, बल्कि उनकी जो अपनी भूमिका थी उससे पश्चिम बंगाल के लोग आश्वस्त हैं कि उनका संरक्षण है। राहुल गांधी आए यहाँ पे और आके उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पे भ्रष्टाचार के जैसे आरोप हैं, ममता बनर्जी भी उसी प्रकार से हैं। कैसे देख रही हैं उनके इस कैंपेन को? मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीएमसी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कोई भी ऐसा वक्तव्य देता है तो लोग उसको राजनीति करार देते हैं। लेकिन जब एक सहयोगी दल, एक सहयोगी मित्र आकर स्वयं कहे कि ममता जी भ्रष्टाचारी हैं, अत्याचारी हैं, इससे बड़ा डैमनिंग स्टेटमेंट किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए नहीं हो सकता। मैं इतना कहूँगी निश्चित रूप से कि ऑपोजिशन की पुरानी एक स्ट्रैटेजी रही है कि प्रदेश में कबड्डी और देश में बट्टी, और देश में दोस्ताना उनका एक रवैया रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोमुखी इस प्रकार की राजनीति से उन्हीं की लीडरशिप का पर्दाफाश होता है, उन्हीं को हानि होती है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मैं बीजेपी का अंत देखना चाहती हूँ, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, दिल्ली में बीजेपी का अंत देखना चाहती हूँ। नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक व्यवस्था है, एक राजनीतिक दल है, लेकिन एक सोच भी है, भारतीयता की सोच है, भारतीयता का संकल्प है। भारतीयता का संकल्प इस देश में कभी मिट नहीं सकता। सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि बीजेपी आग से खेल रही है, दंगे भड़काती है। कह रही हूँ कि आप ही मुझे प्रमाण दे रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि मुस्लिम मेजोरिटी ममता को पसंद करती है, और फिर कह रहे हैं बीजेपी सांप्रदायिक है। तो असली में सांप्रदायिक कौन है? एक आरोप ये भी लगता है, इस चुनाव में भी बार बार वो लोग लगा रहे हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है और धमकाया जाता है। अगर जज किडनैप हो तो पैरामिलिट्री क्या करे? देखती रहे। अगर कोई प्राइवेट कंपनी स्कैम करे तो एजेंसी क्या करे? देखती रहे कि नहीं ममता जी की कंपनी करने दो। क्या ममता जी का ये वक्तव्य है कि भाई हम लूट लें पूरा का पूरा, आप बोलो मत कुछ?
करप्शन कितना बड़ा फैक्टर है, कट मनी, करप्शन, आप फिर सिंडिकेट राहुल की गांधी बहुत से बात पूछ लीजिए ना, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि करप्ट है। मुझसे तो क्या पूछ रहे हैं, कांग्रेस के नेता जो उनके इतने हिमायती बनते हैं, जो ऑपोजिशन की पूरी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, महिला आरक्षण ना लागू हो 2029 में, वही आके फिर कलकत्ता में कह रहे हैं कि अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है। इस चुनाव को मैम उनसे बेहतर कौन जानता होगा तृणमूल को। इस चुनाव को आप लोग कैसे देख रही हैं? ये किसी वेव का इलेक्शन है या क्लोज फाइट वाला इलेक्शन है? मैं इसको विकास की जीत के संकल्प से जोड़ना चाहती हूँ। देखिए, आपने कहा भय का वातावरण है, जो व्यवस्था गृह मंत्रालय ने, इलेक्शन कमीशन ने, पैरामिलिट्री और बाकी तंत्र के हिसाब से यहाँ पर सुनिश्चित की है, निश्चित रूप से जनता में इस बात का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि आप निर्भीक होकर वोट करें और जेन्युइन मुद्दों पर वोट करें। मेरा ये मानना है कि अगर आप बंगाल के इस टोटल इलेक्शन को देखते हैं तो ये इलेक्शन एक जेन्युइनली टर्निंग पॉइंट है। और टर्निंग पॉइंट इस दृष्टिकोण से है कि इस प्रदेश ने एसआईआर होते देखा। मैं उत्तर प्रदेश से राजनीति करती हूँ, हमने वहाँ भी एसआईआर देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी ने उफ नहीं की। 2024 के चुनाव के प्रति आपका ध्यान आकृष्ट करती हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में कई बीजेपी शासित राज्यों में भी अफसरों का तबादला हुआ था। उत्तर प्रदेश में शायद हमारे गृह सचिव का तबादला हुआ था, किसी ने उफ तक नहीं की। अमेठी में भी डिलीशंस हुए, किसी ने उफ नहीं की। मुझे लगता है एसआईआर के प्रति जो राजनीतिक स्वभाव रहा है और एसआईआर को चलते जिस प्रकार से एक परिचर्चा हुई है पश्चिम बंगाल में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। दूसरा, आपका ध्यान आकृष्ट करती हूँ, आपको याद होगा लास्ट सेशन में गृह मंत्री ने नक्सलवाद कैसे खत्म हुआ है उस पर विस्तार से एक भाषण दिया था, और उसमें पश्चिम बंगाल का भी उल्लेख था कि कैसे पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद का वो भी एक चर्चा का मुद्दा मैंने सरप्राइजिंगली यहाँ देखा कि आज आपके पास केंद्र में एक ऐसी सरकार है जिसने आज से 12 साल पहले संकल्प लिया था 370 हटाएंगे, हटाया। एक विश्वास है जनता में कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो बॉर्डर का पूरा इलाका सील होगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो इन्वेस्टमेंट वाकई में आएगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे तेज पकड़ है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो महिलाओं को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को 33% आरक्षण सरकारी नौकरी में मिलेगा। एक राजनीतिक दल के प्रति इतनी बड़ी आस्था, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल का मेरा सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि ग्राम, एक एक छोटे गाँव में, बांग्ला में ग्राम बोलते हैं, छोटे छोटे गाँवों में जाती हूँ तो मैं अपने नेता के वक्तव्य को वहां पर दोहराते हुए जनता को देखती हूँ। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन सबका हिसाब। मैं लोगों के मुंह से सुन रही हूँ। एक चीज़ बहुत कही जाती है कि यहाँ का जो भद्रलोक है वो जब तक किसी पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करता उस हिसाब से यहाँ सरकार नहीं बनती, और पिछले चुनाव तक कहा गया कि बीजेपी को भद्रलोक ने उस रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो हम लोग परिभाषा देते हैं भद्रलोक की, वो इंसान कौन है? भद्रलोक की बंगाली परिभाषा ये है कि वो इंसान जो रवि ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग ठाकुर बोलते हैं, उन्होंने देश की जो परिकल्पना की, या नेताजी ने जो देश की परिकल्पना की, भद्रलोक उसको अवतरित होने देखना चाहता है धरातल पर। तो वो इंसान भद्रलोक नहीं हो सकता जो आरजी कार की अभया की माँ के साथ न्याय ना करे। कैसे होगा? We cannot intellectualize ourselves and then support injustice. तो जो न्याय के पक्ष में है वो भाजपा को जरूर मौका देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैम, क्योंकि आप लोग एकदम बीजेपी की विचारधारा है और बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पे इतने सालों से लगातार आपका इतनी पॉलिटिक्स चल रही है, बीजेपी के फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पे वहाँ पर बीजेपी का शासन कभी नहीं आया था। इस बार अगर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि हाँ इमोशनली बहुत बड़ी चीज़ होगी आप लोगों के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए? मुझे लगता है धारा 370 का हटना और ये बंगाल का चुनाव, हमारे जो हम पुरखे कह सकते हैं उनको, जिन्होंने हमारा आधार रखा राजनीति का, जब उन्होंने जो कल्पना की थी संगठन की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से, जब वो कल्पना हम परिपूर्ण होते देखते हैं, उसको हकीकत में बदलते देखते हैं, इससे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे उस नेतृत्व को और क्या होगी। मैम, आखिर में एक सवाल सिर्फ पश्चिम बंगाल चुनाव से नहीं, ओवरऑल है कि खासतौर पर अपोजिशन जैसे पीएम मोदी को जैसे टारगेट करता है। आज
महाराष्ट्र के ही आज कांग्रेस के एक नेता ने, वहाँ के नामचीन नेता हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पे गोलियां चली उसका उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ भी वैसी ही स्थिति है, और इस तरह के बयानबाजी। देखिए, कभी नहीं देखी होगी, मुस्कुराते हुए ऐसी बातों को टालते हुए चले जाते हैं। ये क्या पहली बार है कि ऑपोजिशन के किसी नेता ने मौत की धमकी दी है नरेंद्र मोदी को, जिसके सर पे ना इतने गरीबों का हाथ हो, आशीर्वाद हो। 80 करोड़ गरीबों तक अनाज पहुंचाना ये कोई साधारण बात नहीं है। एक पूरे देश को कोविड में वैक्सीन हर परिवार तक, हर व्यक्ति तक सुनिश्चित कराना ये कोई साधारण बात नहीं है। और जिस पार्टी के 2 सांसद थे, उस पार्टी का तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन के आना ये कोई साधारण बात नहीं है। मेरा ये पर्सनल मानना है, जिस इंसान पे इतने गरीबों की दुआ हो और इतने गरीबों का आशीर्वाद हो, उसके साथ भगवान है। ऐसे छुटपैये नेता चाहे कुछ बोल लें, बाल बाका नहीं होगा। तो इस करिश्मे से 4 मई को किस प्रकार के नंबर्स की उम्मीद कर रही है मैम? हम सब, जैसे कि अमित भाई ने बोला है, सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखने के लिए आतुर हैं। हमारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने वर्षों वर्ष संघर्ष किया, उनका बलिदान रहा है, वो बलिदान फलेगा, भाजपा का कमल खिलेगा, ये विश्वास है। मैम, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।